लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होगी वोटिंग। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। एक ही चरण में होगा उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव। लोकसभा की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग। सीएम धामी ने ट्वीट कर बीजेपी की जीत की भरी हुंकार। प्रदेश के दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम ऐप चुनाव में बनेगा मददगार। स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में परखी तैयारियां। देहरादून लखनऊ के बीच 26 मार्च से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने संचालन की तिथि की घोषित। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से दिखाई थी हरी झंडी। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट की शुरुआत। अप्रैल महीने से नियमित रूप से शुरू होगी हवाई सेवा। 7,000 किराया देकर 1 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। दूसरे राज्यों से आने वाले डीजल वाहनों पर सख्ती। उत्तराखंड में घुसते ही कटेगा ग्रीन एंट्री सेस। जल्द ही पूरे प्रदेश में यह प्रक्रिया लागू होगी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है उत्तराखंड में। अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू हैं अनुकृति गोसाई ने करण मेहरा को अपना इस्तीफा भेजा। देहरादून से खबर। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अनुकृति गोसाई ने इस्तीफा दिया है कांग्रेस से। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू है अनुकृति। देहरादून से खबर। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू है अनुकृति गोसाई ने करण मेहरा को भेजा इस्तीफा। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू हैं अनुकृति गोसाई ने करण मेहरा को भेजा इस्तीफा। खबर उत्तराखंड से है। देश में आम चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखें भी सामने आ गई हैं। उत्तराखंड में पहले चरण के दौरान चुनाव होंगे। पहले चरण के दौरान 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 27 मार्च तक नामांकन होंगे। इसके बाद पहले चरण के दौरान 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 30 मार्च को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। जबकि पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग उत्तराखंड में होगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सीएम धामी ने एक्स पर बीजेपी की जीत का दम भरा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान के लिए राज्य में कुल 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के 83,71,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में हरिद्वार संसदीय सीट, टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट, पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट, अल्मोड़ा संसदीय सीट और नैनीताल संसदीय सीट शामिल है। कुल पोलिंग स्टेशन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहले हमने बता दिया है, लगभग 11,000 हमारे पास पोलिंग स्टेशन से ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी से हमारा जो पोलिंग स्टेशन में जो सरकार को जो देना है, दिव्यांगजन वहाँ पर जाके वोट कर सके। और इस बार ये है कि वृद्ध वोटर्स के लिए कोई क्यू का कोई ये नहीं है। कहाँ पर भी बिना किसी क्यू फॉलो करके जाके वोट डाला जा सकता है। जहाँ जहाँ पर जो जो कमी है, ये सब हमारे पास अभी आने वाली 1 महीने समय है, उसको हम पूरा कर लेंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 के निर्वाचन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। डोईवाला के निर्वाचन अधिकारी उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल ने आज तहसील के सभागार में उड़नदस्ते में लगे अधिकारियों और बीएलओ के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव निर्वाचन के सभी कार्यों को बेहद सावधानी के साथ पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। आज मेन जो बैठक ली है एफएसटी, एसएसटी, बीवीटी और बीएसटी की, इसमें हम लोगों ने उनको क्लियरली आज ट्रेनिंग दी है कि उनको किन फॉर्मेट्स में रिपोर्ट जमा करनी है, क्या क्या ड्यूटीज है। हम लोग आदर्श आचार संहिता और बाकी सारे नियमों का, गाइडलाइंस का कैसे फॉलो कराएंगे, तो वो उनके अपने विधानसभा स्तर पे, सो दैट हम लोगों का आगे। ऋषिकेश विधानसभा में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव कार्यालय का कैबिनेट मंत्री और चुनाव संयोजक प्रेमचंद अग्रवाल ने शुभारंभ किया और कार्यकर्ता से अपील की कि बीजेपी की योजनाएं और कार्यों को लेकर जनता के द्वार पहुंचे और प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से ऋषिकेश से त्रिवेंद्र सिंह रावत को विजयी बनाए। तो वो 500 सीटें, यानी उत्तराखंड की 5 सीटें हमारे यहाँ है हमारी लोकसभा सीट में। और यदि ये कहूँ कि मेरे प्रदेश में सबसे बड़ा मार्जिन रहने वाला होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जनता में एक ही बात है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये नारा लगा रही है। तो हमारा जो ड्यूटी है, हमारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, उसमें हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ और त्रिवेंद्र जी को अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां पूरी तरह से देश में ही उत्तराखंड में भी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि जहां एक और भाजपा हाईकमान द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, तो वहीं कांग्रेस द्वारा अभी भी उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। वहीं शनिवार को रामनगर में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रथ को रवाना करते हुए कहा कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, जिसको लेकर जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं, आज शायद घोषणा भी हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में जो काम किए हैं उनको और मजबूती देने के लिए, जैसे हम अपने आज विश्व में 5वें स्थान पर हैं और इसी क्रम में 3 साल आगे और हम इसको तीसरे स्थान पर लाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2024 की लड़ाई काफी दिलचस्प नजर आ रही है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भी भाजपा कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने एक और जहां 5 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर 3 सीटों पर आसानी से टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस में 2 सीटों पर पेच फंस गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा तैयारियों के लिहाज से अपने विरोधी दलों से काफी आगे निकल चुकी है। इसी के तहत भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड की सभी सीटों को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का लक्ष्य भी रखा है। भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं पार्टी ने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग वॉर की तैयारी भी शुरू कर दी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि भाजपा को इस तैयारी का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता इस बार चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। फीडबैक बहुत अच्छा है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह बूथ स्तर पर लगे हैं, हर एक के सामने अपना बूथ है। हमारी पार्टी का मानना है कि बूथ जीता चुनाव जीता, उसको लेकर बूथ स्तर पर प्लानिंग है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। उनको और अधिक मोटिवेट करने के लिए सभी बड़े नेता प्रवास करेंगे। जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उत्तराखंड की जनता या विपक्ष ने त्रिवेंद्र रावत पर फेल की मोहर नहीं लगाई थी। फेल की मोहर त्रिवेंद्र रावत पर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने लगाई, जब उनको मुख्यमंत्री पद से 4 साल में ही पदमुक्त कर दिया। आज
वो फेल मुख्यमंत्री था, तो अब एक सफल सांसद कैसे साबित हो सकते हैं? क्यों उत्तराखंड की जनता पर आप ऐसे निकम्मे लोगों को थोप रहे हैं? आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा जहां प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में हरिद्वार व नैनीताल पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच प्रमुख दावेदारों ने अंतिम समय में जोर लगाने को दिल्ली में डेरा डाल दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरिद्वार सीट से टिकट अब हरीश रावत व करण महारा के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ पूर्व सीएम तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष के होने से कांग्रेस के लिए फैसला चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। वहीं नैनीताल सीट से यशपाल आर्य, भुवन कपाड़ी, रंजीत सिंह रावत, प्रकाश जोशी व महेंद्र पाल जैसे दावेदार होने में समय लग रहा है। कि हालत आज ये हो गई कि उनको प्रत्याशी मिल नहीं रहे और जो प्रत्याशी को कांग्रेस कह रही है वो लड़ना नहीं चाहती। तो हालात ये हैं कि एक तो प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं और जिनको कांग्रेस कह रही वो लड़ना नहीं चाहते। आज कांग्रेस केवल रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि पूरे देश के अंदर आज माहौल क्या है और उत्तराखंड के अंदर माहौल क्या है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की और सीईसी की एक बैठक हो चुकी है। उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे चर्चा हुई है और जो 2 कैंडिडेट हमारे रह गए हैं, निश्चित तौर पर अभी एक सीईसी की बैठक और होनी है। उसमें जो भी हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको हम चुनाव में उतारेंगे और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां भाजपा अपने विरोधी दलों से चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अभी तक प्रत्याशियों पर ही मंथन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे कब प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस और कब प्रत्याशी चुनावी मैदान में तैयारियां शुरू करेंगे। के न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर लक्सर से है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा होते ही पार्टी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में तेज गति से जुट गए हैं। इसी क्रम में आज पार्टी नेताओं ने लक्सर में पार्टी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के चुनाव कार्यालय को खोल दिया है। विधानसभा प्रभारी राजीव वर्मा व पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल चौहान ने पदाधिकारी के साथ लक्सर के शिव चौक के निकट एक भवन में फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। सबसे पहले विधिवत हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर विधानसभा प्रभारी राजीव वर्मा ने कहा कि देश का नाम दुनिया में चमकाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता का पूरा रुझान लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर है। पहले तो मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव 2024 उसका कार्यालय का श्री गणेश विधानसभा लक्सर का आज हमारे प्रभारी इस विधानसभा के भाई राजीव शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ है और सभी कार्यकर्ता इस चुनाव को मिलकर के लड़ रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार। पार्टी के संगठन की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम चुनाव को लेकर आए हैं और उसमें चुनाव कार्यालय का जो विधानसभा स्तर सभी विधानसभा में होना था वो भी एक मुख्य कार्यक्रम था, वो आज हमारा संपन्न हुआ। हमारे प्रत्याशी की घोषणा भी हो चुकी है। लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लें, पिछली बार से ज़्यादा प्रचंड बहुमत उनको मिले, इसके लिए क्या कार्यकर्ता के मन में उत्साह उमंग है। एक तरफ होली का त्यौहार आ रहा है, एक तरफ लोकतंत्र का ये महापर्व है और दोनों त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं और तीसरी बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताने जा रहे हैं और इस लोकसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत भारी अंतर से 5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की जयंती के अवसर पर कनक चौक स्थित जनरल विपिन रावत पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने स्वर्गीय जनरल विपिन सिंह रावत के योगदान को
याद किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जनरल विपिन सिंह रावत पार्क के सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्यों को भी पूरा करने के लिए जल्द से जल्द एक कमेटी बनाई जाएगी। आज मैं सबसे पहले तो देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट लक्ष्मण सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल थे और 8 दिसंबर 21 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अचानक हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो काम किए हैं, मुझे याद है जब मैं विधायक था, मैं उनके पास गया। हमारे उत्तराखंड के लोगों की हाइट कम होती है। आज जो भर्ती में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। खबर रुड़की से है। जौरसी जबरदस्तपुर गांव में बिल वसूली करने पहुंची ऊर्जा निगम की टीम पर दर्जनों ग्रामीणों ने लाठी डंडों से जोरदार हमला बोल दिया, जिसमें ऊर्जा निगम के जेई संदीप कुमार और मीटर रीडर कृष्णपाल घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ऊर्जा निगम के अधिकारी दोनों कर्मचारियों को लेकर सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि मार्च महीने में ऊर्जा निगम का बिल वसूली अभियान चलाया जा रहा है। आज ऊर्जा निगम की टीम में शामिल संदीप कुमार और मीटर रीडर कृष्णपाल जौरसी जबरदस्तपुर गाँव में पहुंचे थे। आरोप है कि जैसे ही वह गाँव में मोबीन के घर के पास गए, ग्रामीणों ने मोबीन, जुबेर, रियासत व इरफान व कुछ अन्य लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। ये हम जोरासी में राजस्व वसूली के लिए गए थे, तो जिन कनेक्शन पे हम गए थे तो उन पर विद्युत का बिल जो है बकाया था। उनमें से एक का नाम मोबीन सनोफ हासिम और दूसरे का नाम जुबेद सनोफ साबिर था। तो जैसे हम डिस्कनेक्शन के लिए वहाँ गए तो उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और मुझे और मेरे लाइन स्टाफ को के साथ मारपीट की और मुझे खींच के अंदर ले गए। उसका कनेक्शन पहले भी कट चुका था। हमने जैसे उसे कहा कि भाई जमा कर दो, तो फिर हाथापाई भी हमारे साथ जो साहब को जान से मारने की कोशिश की। अगर मैं उनके ऊपर ना पड़ता तो इन्हें जान से मार देते। वो क्या नाम? एक का नाम मोबीन है जी और एक मोबीन का भाई है। के कार्यालय में पंजीकृत श्रमिक की भारी भीड़ हो रही है। श्रमिक कई दिनों से श्रम विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके काम नहीं हो पा रहे, जिसमें उनमें विभाग के प्रति काफ़ी नाराजगी। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि कभी विभाग के कर्मचारी सर्वर डाउन होने तो कभी अन्य बहाना बनाकर काउंटर बंद कर दे रहे हैं। सर हम यहाँ से कम आधे महीने से आ रहे हैं। हमारे आज 5 चक्कर है। हम यहाँ छात्र संघ वहाँ पर करने के लिए आए हैं, तो कभी कह रहे हैं आज होगा, कभी कह रहे हैं कल होगा, क्योंकि हमारी बात नहीं है। आज लास्ट डेट है, तो आज भी हमारे लिए कि खिड़कियाँ बंद कर दी गई। कह रहे उन्हीं का होगा जिनको कल कूपन मिला है। तो हम इसलिए परेशान हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर कर्मचारी सरकारी हैं वो इस सामान का लाभ ले रहे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं उनको नहीं पहुँच रहे हैं। सर हम 4-5 दिन से आ गए लगातार यहाँ पर को, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई बंद वाला कागज नहीं बता रहे, यहाँ पर कोई नोट नहीं लिखा है। यहाँ पर को हम परेशान हो गए। सुबह 4 बजे से बैठे यहाँ पर को सर, हम कोई सूचना ही नहीं दे रहे हैं लोग। अब क्या किया जाए? अभी नहीं आए हैं सर, कोई नहीं आया है। अभी कहाँ से आप आए हो? फतेहपुर गुजराड़ा से आए हैं हम, फतेहपुर से। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है यहाँ पर? सर हमको तो आना जाना बहुत परेशानी हो रही है, बहुत हमको दिक्कतें हो रही है यहाँ पर को। ये अधिकारियों के द्वारा कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है, और इनके द्वारा जो भी हमारे पास यहाँ पर जो लगाया जा रहा है कि एक भी आज लेबर कोड बंद है करके, कोई ऐसा कुछ नहीं। और जिनको टोकन दिया तो वो 11 बजे बाहर लिस्ट लगा रहे हैं, और जो बाहर लिस्ट लगा रहे हैं तो वो भी 11 बजे लगा रहे हैं। उससे पहले अगले दिन ही लिस्ट लगा देते भाई जिनको टोकन दिया है उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए। नगर से आए हैं सर, यह रोज दिक्कत ही हो रही है आते हुए। 4-5 दिन हमें आते हुए हो गए। सभी लोग अब रोजे भी चल रहे हैं, रमजानों में भी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, लेन लगाओ, लेन से भी हटा देते हैं। क्या अब इतने जनों को टोकन दे रहे हैं, इतने जनों का नंबर आएगा, ये रेनू होगा, उसका कार्ड नहीं है, उसका बंद है, कुछ नहीं है। हम लोग कल से ही इन लोगों को समझा रहे हैं। हम लोगों ने जो कल भीड़ थी उनमें से
30 लोगों का पर डे के हिसाब से नवीनीकरण होना था। 30 लोगों का कल किया था और कल ही हमने टोकन ले लिए, सभी को टोकन बांट दिए थे 30 लोगों को। आज उन 30 लोगों का काम होगा और हमारे द्वारा लगातार हमारे अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जनता को सूचित किया जा रहा है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव खबूनगर में आज से लगभग 20 दिन पहले 13 साल का नाबालिग बच्चा कार्तिक अचानक गायब हो गया था। कार्तिक के पिता ने थाना भगवानपुर में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्चे के गायब होने के 5 दिन बाद ही गांव की ईख के खेत से कार्तिक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं आज थाना भगवानपुर में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने उसकी मां के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। भगवानपुर थाने में 23 फरवरी को एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 13 साल थी, कार्तिक नाम का, ये गुमशुदा हुआ था। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। क्योंकि बच्चा नाबालिग था, इसलिए पुलिस ने इस पर बहुत गहनता से, गंभीरता से इस प्रकरण को लेते हुए लगातार उसकी तलाश की गई। 25 तारीख के आसपास इसकी बॉडी हमें गन्ने के खेत में मिली थी और प्रथम दृष्टया हत्या का ये मामला पुलिस को लग रहा था। पुलिस ने इसको पूरे संजीदगी से लेते हुए हमारे एसओ इंस्पेक्टर भगवानपुर, सीओ हमारे मंगलौर और एसपी देहात ने अलग अलग टीमों का इसमें गठन करके लगातार इसमें हम लोग प्रयास कर रहे थे। रामनगर विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2016 के बाद से नहीं दिख रहे हैं वाइल्ड डॉग यानी लकड़बग्घे। 2016 में कॉर्बेट पार्क के लगते क्षेत्र में दिखा था एक पर्यटक को लकड़बग्घा। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2016 के बाद से लकड़बग्घे की प्रेजेंस पार्क में नहीं पाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कॉर्बेट पार्क से लगते तराई क्षेत्रों में दिखाई देती है, इस प्रजाति की प्रेजेंस नहीं है। वहीं इसको लेकर सीटीआर में शोध चल रहा है और जंगलों में लगे कैमरे ट्रैप खंगाले जा रहे हैं। वहीं वन जीव प्रेमी बताते हैं कि आज से 50 वर्ष पूर्व कॉर्बेट पार्क में इनकी संख्या थी, धीरे धीरे इनकी संख्या लगातार कम होती गई। वाइल्ड डॉग्स का जो प्रेजेंस है वो ज़्यादातर हमारे तराई एरिया में, जैसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया या दुधवा टाइगर रिजर्व में काफ़ी बार उसका साइटिंग हो रखा है और रिसेंटली भी उसका साइटिंग हो रखा है। लेकिन यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उसका साइटिंग बहुत ही कम पाया जाता है। 2016 में भी जब एक एविडेंस बताया गया था, लेकिन वो डिपार्टमेंटली नहीं बताया गया था, वो तो कोई टूरिस्ट के एविडेंस से बता रहे थे। लेकिन इसका इतना प्रेजेंस यहाँ पे हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नहीं है। पंजाब के बाद उधम सिंह नगर अब नशे का गढ़ बनता जा रहा है, जिसका नतीजा अब जनपद में नशे की खेती का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जहां जनपद की पुलिस को एक बार फिर से नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिनेशपुर क्षेत्र में एक खेत में अवैध अफीम की खेती पकड़ी है, जहां पुलिस ने अफीम की भारी मात्रा में पौधे बरामद किए हैं, जिसका वजन 76 किलोग्राम के करीब बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है तथा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि जिले में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार अफीम की खेती पकड़ी गई है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।